नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। आज दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने देश को योग से संयोग तक का मंत्र दिया है। आज जब पूरा विश्व कोरोना का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 2 साल से विश्व के बड़े देशों में भले ही कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हुआ हो, लेकिन योग के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। इस बार की थीम योगा फॉर वेलनेस ने लोगों में योग के प्रति लगाव को और बढ़ा दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि सुख सुख में समान भाव रखें। उन्होंने संयम को योग का पैरामीटर बनाया था। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बढ़ा हुआ है। आज वैश्विक महामारी ने इसे साबित कर दिखाया कि भारत समेत कितने ही देशों ने महामारी के बड़े संकट का सामना किया है। दुनिया के बड़े देशों के लिए योग दिवस का उनका सांस्कृतिक पर्व नहीं है, फिर भी वे सब इसका अनुसरण कर रहे हैं। इस मुश्किल समय में योग के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। योग हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। योग दिवस पर संस्कृति मंत्रालय 75 कल्चरल हेरिटेज साइट्स पर योग एंड इंडियन हेरिटेज नाम से खास आयोजन कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि यह ड्राइव आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय ने सभी संस्थानों और निकायों को भागीदारी है। कोरोना की वजह से सभी जगहों पर योग के लिए प्रतिभागियों की संख्या 20 तक सीमित हो गई है। इन कार्यक्रमों में कई प्रमुख लोग हिस्सा ले रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन में किस तरह की दिक्कतें आ रही है, यह पश्चिम बंगाल के एक वीडियो से साफ पता चल रहा है। यह वीडियो अलीपुरद्वार जिले का है। वैक्सीन लगाने वाले टीम को जंगलों, पहाड़ों और पथरीले रास्तों से होते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसके बाद वह अदमा नाम के गांव में पहुंचे। वह वीडियो रविवार को सामने आया। हेल्थ वर्कर्स की टीम ने गांव में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया। इस टीम के साथ डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा भी थे। इस टीम में करीब 10 लोग थे। इनमें एक सुरक्षाकर्मी और एक महिला स्टाफ भी शामिल था। आंध्र प्रदेश में रविवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर 13.45 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह किसी एक राज्य में एक दिन में लगे टीकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। राज्य ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगाने की उपलब्धि भी हासिल कर ली। अब तक यहां 1.19 करोड़ लोगों को पहला और 27.29 लाख को दूसरा डोज लग चुका है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि प्रदेश में सोमवार से मेगा वैक्सीनेशन शुरू हो गया। इस दौरान एक दिन में 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि अब तक हम राज्य में 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। 23 साल की माविया सुदन जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी बेटी है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया है। राजौरी की रहने वाली माविया ऐसा करने वाले देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट है। राजौरी के लंबेड़ी गांव की रहने वाली माविया ने जम्मू के कार्मल कन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में डीएवी के पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। माविया ने पिछले साल ही वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास की थी। हैदराबाद की डुंडिगल वायुसेना अकेडमी में शनिवार को हुए पासिंग आउट परेड में माविया इकलौती महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई। वायुसेना में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। फाइलिंग ऑफिसर माविया के पिता विनोद सुदन अपनी बेटी की उपलब्धि से काफी खुश है। विनोद ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। अब वो हमारी ही नहीं, इस देश की भी बेटी है। आज मेरे लिए खास करके एक बेटी के पिता के लिए गर्व का रक्षण है। घर में कल से ही बधाई देने वालों की लाइन लगी हुई है। माविया की मां सुषमा सुदन ने बताया, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूं। उसे अपनी मेहनत का फल मिला है। माविया ने हमारा बान बढ़ाया है। वहीं माविया की दादी पुष्पा देवी ने कहा कि माविया की खबर सुनकर गांव में हर कोई खुश है। जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सुरक्षा बलों ने सोमवार को कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया।
लश्कर का टॉप कमांडर मुदासिर पंडित भी शामिल है। मुदासिर कुछ समय पहले हुई 3 कश्मीरी पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया कि मुदासिर कई दूसरी आतंकी वारदातों में भी शामिल था। उसने 29 मार्च को सोपोर में लोन बिल्डिंग के पास 2 पार्षदों रियाज अहमद पीर और शम्स उद्दीन पीर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 अप्रैल को सोपोर में सुरक्षा बलों ने मस्जिद में छिपे 5 आतंकियों को घेर लिया था। जम्मू कश्मीर के आईजी ने बताया कि आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। हम चाहते थे कि मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए काफी देर तक एनकाउंटर रुका रहा। दहशतगर्दों को समझाने के लिए इमाम और एक आतंकी के भाई को मस्जिद के अंदर भेजा गया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 3 जवान जख्मी हुए। इसके अगले ही दिन शोपियां के हादीपोरा में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से भाजपा नीत एनडीए गठबंधन में शामिल होने का अनुरोध किया है। सरनाईक का आरोप है कि राज्य सरकार की प्रमुख सहयोगी पार्टियां एनसीपी के कांग्रेस शिवसेना को कमजोर कर रही हैं। ऐसे में अच्छा होगा कि हम फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ आ जाएं। ये पार्टी और कार्यकर्ताओं दोनों के लिए बेहतर होगा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक फिलहाल ईडी के शिकंजे में हैं। शनिवार की सुबह भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को और ठाणे शहर भाजपा अध्यक्ष विधायक निरंजन डाखारे के नेतृत्व में ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन के करीब मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान उन्होंने विधायक सरनाईक को मिस्टर इंडिया बताते हुए कहा कि वे गायब हैं। शिवसेना सांसद रंजय राउत भी कांग्रेस पर हमला बोल चुके हैं। इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं सरकार के कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हवाले से अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों से कहा है कि जिन्हें अकेले चुनाव लड़ना है वो लड़ें। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बन रही एक बिल्डिंग रविवार शाम अचानक गिर गई। इससे काम कर रहे 9 मजदूर दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई और 5 गंभीर हालात से अस्पताल में भर्ती हैं। गंगा शहर में पेट्रोल पंप के पास बनी इस बिल्डिंग की पहली मंजिल पहले से बनी हुई थी। रात से दूसरी मंजिल बनाने का काम चल रहा था। घटना के वक्त यहां 9 ही मजदूर काम कर रहे थे। ये सभी मलबे में दब गए। सभी घायलों को बाहर निकालकर पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां 3 को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों में 28 साल के चन्नीलाल, 30 साल के इरशाद, 22 साल के फिरोज, 30 साल के अर्जुन और मौके रवीफ शामिल थे। ये सभी बिहार के रहने वाले हैं। 3 मृतकों में 2 बिनासर के देवकरण व लादूराम हैं। एक अन्य का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इससे पहले शनिवार को महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग थी। पार्टी के प्रवक्ता सैयद रुहेल बुखारी ने बताया, सभी सदस्यों ने तय किया है कि इस पर अंतिम फैसला महबूबा मुफ्ती ही लेंगे। अगले 2 दिनों में ग्रुपकर अलायंस की बैठक भी होगी। मामले पर वही भी चर्चा की जाएगी। पहले महबूबा मुफ्ती के मामा और पीडीपी के नेता सरताज मदनी को शनिवार को रिहा कर दिया गया। मदनी पिछले 6 महीने से नजरबंदी में थे। उनकी रिहाई पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बाकियों की रिहाई की मांग भी की है। सोशल मीडिया पर लिखा, राहत की बात यह है कि पीडीपी के नेता सरताज मदनी को 6 महीने तक गलत तरीके से हिरासत में रखने के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया। अब समय आ गया है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के जेलों में अंदर और बाहर सड़ रहे राजनीतिक बंदियों को रिहा करे। इसके लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता भी भेजा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन कर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है। पहले ने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। फारूक अब्दुल्ला और भाजपा के रविंद्र रैना ने मीटिंग की पुष्टि कर दी है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक के लिए बुलाया है। मुझे इस बैठक का निमंत्रण मिला है।
लोक जनशक्ति पार्टी के मालकिना हक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कब्जे के लिए चाचा भतीजा के बीच चल रही वर्चस्व की जंग और तेज होती जा रही है। असली एलजेपी कहा है, किसके साथ समर्थन है, किसका पार्टी पर असली अधिकार है और किसके साथ समर्थन ज्यादा है। इन सवालों पर बहस अब बिहार से निकलकर दिल्ली पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली के 12 जनपद में चिराग पासवान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि इसमें बिहार समेत 12 स्टेट प्रेसिडेंट के साथ ही 90% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं। सभी ने अपना समर्थन चिराग को दिया है। मीटिंग में मौजूद कार्यकारिणी के सदस्यों ने पार्टी को सस्पेंड किए गए पशुपति कुमार पारस समेत सभी 5 बागी सांसदों के लोजपा का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मीटिंग की शुरुआत में चिराग ने वहां मौजूद सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि चिराग ने दिल्ली में बड़ा ऐलान कर दिया है कि वह बिहार में संघर्ष यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। का दिन चुना है जो उनके पिता और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्म दिवस है। संघर्ष यात्रा की शुरुआत के लिए चिराग ने अपने पिता के संसदीय क्षेत्र रहे हाजीपुर को चुना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग आज से पेरिस में शुरू हो रही है। यह 21 से 25 जून तक चलेगी। पाकिस्तान 3 साल से संगठन की ग्रे लिस्ट में है। उसे उम्मीद है कि इस बार वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे और दिवालिया होने की कगार पर खड़ी इकोनॉमी दुनिया की मदद से पटरी पर आ जाएंगे। अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों के आशंका है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, उसे पाबंदियों से राहत मिल जाएगी तो इसका फायदा वहां मौजूद आतंकी संगठन उठा सकते हैं। आइए इस पूरे मामले को यहां विस्तार से समझते हैं। FATF में कुल 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन है। 21 से 25 जून के बीच किसी भी दिन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो सकता है। इस दौरान वोटिंग होगी। अगर पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट लिस्ट में आना है तो उसे कम से कम 12 सदस्य देशों के वोट चाहिए होंगे। पाकिस्तान को 27 शर्तें पूरी करनी थी। 24 को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि इन पर अमल मुश्किल नहीं है। 3 को लेकर पेंच फंसा है। इनका सार यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ कार्रवाई ही नहीं करनी है बल्कि इसके बिल्कुल पुख्ता सबूत सदस्य देशों को दिखाना है। अमेज़न के वर्षा वनों का 60% हिस्सा ब्राजील में है। ये दुनिया की जलवायु का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भी मदद करते हैं। लेकिन जंगल में आग, अवैध उत्खनन और पेड़ों की कटाई पिछले 12 साल में सबसे तेजी से बढ़ गई है। अमेज़न के वर्षा वनों का 60% हिस्सा ब्राजील में है। ये दुनिया की जलवायु का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में इनकी खास अहमियत है। लेकिन जंगल में आग, अवैध उत्खनन और पेड़ों की कटाई भी जारी है। अमेज़न वर्षा वन हर मिनट एक फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर नष्ट हो रहा है। ब्राजील के जलवायु वैज्ञानिक कॉर्सोल नोब्रे का कहना है कि नष्ट होते जंगल के कारण क्षेत्र का तापमान 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ब्राजील में 2008 के बाद से 9,80,000 हेक्टेयर वनों को काट कर जमीन साफ कर दी गई है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्राजील का यह वन क्षेत्र दुनिया की कुल 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। राजनीति में कभी भी कुछ भी वजह से नहीं होता। यही वजह है कि रविवार को जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कठमूर में विधायक बाबूलाल बैरवा और राजगढ़ में विधायक जयरीलाल मीणा से उनके घर पर जाकर मिले तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। पायलट रविवार को कारों के काफिले के साथ कठमूर और खैरली के दौरे पर पहुंचे। गाडगेट, कनौता, बस्ती, पालड़ी मीणा, बंडाना, जटवाड़ा व दौसा में पायलट समर्थक बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए जुटे। विधायक GR खटाना, मुरारीलाल वीणा और अमर सिंह जाटव ने भी सचिन पायलट का स्वागत किया। दौसा होते हुए पायलट पहले कठुमर में विधायक बाबूलाल बैरवा के आवास पहुंचे। बैरवा पिछले CIC संकट के दौरान गहलोत के खेमे में थे। सागर विधानसभा सत्र के दौरान बैरवा ने सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। फिर सचिन दोपहर करीब 12:30 बजे सीधे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा के पिनान स्थित घर पहुंचे। विधायक जौहरी लाल मीणा की पत्नी पांची देवी को 2 दिन पहले ही निधन हुआ था। इस कारण वे जौहरी लाल मीणा के आवास पर उनके परिवार का ढांढस बंधाने और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जयपुर शहर के
श्रीपापत इलाके में रविवार रात को एक कार में सवार युवक और युवती ने जमकर हंगामा मचाया। तेज रफ्तार कार दौड़ा रहे युवक ने नाकाबंदी को तोड़ दिया। पुलिस के इशारा करने पर भी नहीं रुका और कार को दौड़ाते हुए एक अपार्टमेंट में घुसा दी और बेसमेंट में पार्किंग तक पहुंच गए। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने युवकों को टोका तो उससे उलझ पड़े। वहीं पुलिस भी पीछा करते हुए मौके पर पहुंची तो दोनों युवकों व युवती ने उससे बलात्कार करी। वहीं युवती ने पुलिस पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगाना शुरू कर दिया। पूरे मामले को प्रत्यक्षदर्शी और पुलिस ने भी वीडियो बनाया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, पर आज की बारिश में पटना का राजीव नगर थाना पूरी तरह से डूब गया है। थाना के पूरे कैंपस में बारिश का पानी जमा हो गया है। थाना का बाहरी कैंपस हो या फिर सरिता, हर जगह पानी हो गया है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के बैठने की जगह हो या फिर मुंशी व वायरलेस अफसरों की, वहां भी बारिश का पानी पूरी तरह से जम गया। बारिश का पानी थानेदार के चैम्बर में भी चला गया। मालखाना के अंदर रखा जब्त सामान भी बारिश के पानी में डूब गया। काफी सारी फाइलिंग भी भीग गई। होते होते थाना कैंपस का कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जहां बारिश का पानी जमा नहीं हुआ हो। सिपाहियों के लिए बना बैरक भी पानी में डूब गया। हालात ऐसी हो गई कि कहीं पर भी पैर रखना मुश्किल हो गया था। बारिश के जमे पानी में कुर्सी पैर बैठकर ऑन ड्यूटी अफसर और मुंशी को काम करते हुए देखा गया। दुनिया के दो दुश्मन देशों ईरान और इजराइल की सत्ताएं बीते 10 दिन में बदल चुकी हैं। इजराइल के नए पीएम नफ्ताली बेनेट अति राष्ट्रवादी माने जाते हैं। वहीं ईरान में शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव जीते इब्राहिम रईसी देश के कट्टरपंथी नेताओं में शुमार है। वे अगस्त में राष्ट्रपति पद संभालेंगे। उनकी शपथ में से पहले बेनेट के रईसी पर पहला वार कर दिया था। रईसी ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी के कट्टर समर्थक है। वे हमेशा काली पगड़ी बांधते हैं, जो दिखाता है कि वो सैयद है और पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। इस चुनाव से पहले वह रईसी ने कोई चुनाव नहीं जीता था। उन्हें खामेनी का वारिस माना जाता है। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।